प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम का जो मुख्य विषय है वो ये है कि जन्म कुंडली के धन भाव में किसी भी स्थिति में अगर मंगलदेव अकेले बैठ जाते हों, जैसे कि आप देख रहे हैं द्वितीय भाव में मंगलदेव हैं, विराज रहे हैं और अकेले बैठे हुए हैं, जिन पर किसी भी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। कोई ग्रह द्वितीय भाव के मंगल को नहीं देख रहा है। वो मंगल अपने मित्र की राशि में बैठे हैं, मीन राशि में। इस कुंडली के लिए दशम भाव के स्वामी होते हैं। कुंभ लग्न की कुंडली के लिए दशम भाव भी उनको एक भाव मिला होता है। उनके साथ उनको एक भाव जन्म कुंडली में मिला हुआ है, तीसरा भाव। और कर्क लग्न की कुंडली के लिए भी कुछ ऐसे ही बात होती है, जहां पे मंगलदेव त्रिकोण के साथ साथ केंद्र के स्वामी होते हैं। और कुंभ लग्न की कुंडली के लिए भी वो तृतीय भाव के साथ साथ दशम भाव के स्वामी होते हैं। अब आचार्य वैद्यनाथ ने क्या बात लिखी? आचार्य वैद्यनाथ लिखते हैं कि किसी भी स्थिति में जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में अकेले जो मंगल बैठे होते हैं वो ना के बराबर फल करने वाले होते हैं। अगर उन पर किसी भी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है तो ये मंगल, मतलब आप यूं समझ लीजिए कि वो बिल्कुल है ही नहीं, ऐसा। क्योंकि उन्होंने बात लिखी, क्या लिखा? पहला कि सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ किसी एक भाव में बैठ जाते हैं तो चंद्रमा बिल्कुल नल एंड वॉइड हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। उसी तरीके से जन्म कुंडली के दूसरे भाव में अगर मंगल बैठे हों और उन पर अगर किसी भी ग्रह की दृष्टि न हो तो ऐसे मंगलदेव ना के बराबर फल करने वाले होते हैं, शून्य हो जाते हैं। जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में बुध देव शून्य के बराबर परिणाम करते हैं। जन्म कुंडली के पंचम भाव में अकेले देवगुरु बृहस्पति शून्य, अगर अपनी राशि में बैठे हैं तब तो अच्छा होगा, उच्च के हैं तब तो अच्छा होगा, लेकिन इसके अतिरिक्त अगर वो अकेले बैठे हों और उन पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं हो तो ये ग्रह परिणाम शून्य हो जाते हैं। ठीक उन्होंने शुक्रदेव के लिए लिखते हैं कि जन्म कुंडली के छठे स्थान में शुक्र जो होते हैं वो बिल्कुल ही नगण्य, कमजोर या परिणाम शून्य होते हैं। और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के शनि देव को कहा कि यहाँ पे अगर शनि अपनी राशि, अपने उच्च की राशि को त्याग करके अगर किसी अन्य राशि में बैठे हों और उन पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो ऐसे शनिदेव भी परिणाम शून्य माने गए हैं, जबकि उनका वो अपना अति विशिष्ट कारक दिग्बल क्षेत्र होता है। पर फिर भी अकेले वहां बैठना उनका दोषों से खाली नहीं होता है। यहां पे अगर कोई ऐसा ग्रह आपकी कुंडली के उसी भाव में बैठ रहा है, जैसे कि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में मंगल बैठे हैं, उन पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं जा रही है, तो ये कई बार आपको धन कमाने में, धन बचाने में, पैतृक संपत्ति की सुरक्षा में, पिता की संपत्ति के लाभ में और परिणामों से कई बार दूर लेकर चले जाते हैं। ये बात भी समझनी होगी। लेकिन अब बात और भी आती है कि चलो एक तो ये सिद्धांत रहा, पर उसकी सुरक्षा कैसे होगी? तो उसका निराकरण ऐसे हो जाता है कि अगर जन्म कुंडली के लग्न से केंद्र में चंद्रमा हो या लग्न से केंद्र में गुरु हो या दोनों ही लग्न से केंद्र में हो, दोनों ही एक साथ बैठे हुए हों, तो ये जो दोष है वो लगभग समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे लग्न से केंद्र में ही उच्च के चंद्रमा गुरु के साथ बैठे हैं, जो इस कुंडली के लिए लाभेश होते हैं। लाभ के अधिपति जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में, चतुर्थ के अधिपति शुक्रदेव स्वग्रही और दशम भाव के स्वामी द्वितीय भाव में। तो जो दोष यहां मंगल को अकेले बैठने का मिल रहा था वो दोष इस वजह से समाप्त हो जाएगा क्रमशः, क्योंकि चतुर्थ स्थान में लग्न से केंद्र में देवगुरु बृहस्पति के साथ चंद्रमा उच्च के विराज हैं। जहां बैठे हैं उस भाव का स्वामी मालव्य योग घटित कर रहा है, माता पिता की सेवा करने कराने वाला बन रहा है, और लाभेश होकर के जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में, धनेश होकर के जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में बैठे हैं। तो ये सारी ही बातें जो होंगी वो जातक के पक्ष में काम करने वाली होंगी। अगर आप इसको और भी ज्यादा गंभीरता से समझना चाहते हैं तो आपको इस पे मैंने अपने मेन चैनल पे कार्यक्रम बना रखा है, आचार्य वैद्यनाथ का सिद्धांत। पिछले साल नवंबर में मैंने बनाया था, 2024-25 के ही नवंबर में, तो नहीं 25 के नवंबर में, नवंबर 24 2024 के नवंबर में मैंने बनाया था।
आचार्य वैद्यनाथ और वाराह मिहिर के एक साथ दोनों कार्यक्रम मैंने बनाए थे, तो आप जा करके उसे देख सकते हैं, लेकिन मेन चैनल पे है वो। आइए अब यहाँ से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जहाँ मैं जातक की कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा देता हूँ। आप लोगों को बताऊं, ये कुंडली विश्लेषण बहुत ही संपूर्ण होता है और मैं कोशिश करता हूँ जन्म कुंडली के सभी पक्षों पे, सभी वर्ग चार्ट पे अध्ययन करता हूँ। और आप लोग अगर पूरे अंतिम तक इस कार्यक्रम को देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको कुंडली अध्ययन से समझ में आ जाती हैं। और कई बार तो मैं कुंडली अध्ययन जो करता हूँ वो लोगों के कन्फ्यूज़न को ही दूर करता रहता हूँ। जैसे मुझे कुंडली लोग फ़ोन पर भी दिखाते हैं, वहाँ भी लोगों के कन्फ्यूज़न को ही दूर करता हूँ, जो बाहर समाज से वो लोग बटोर लेते हैं कई बार। ठीक है, तो आइए यहाँ पे शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम और पंचांग का परिचय करा देता हूँ। पंचांग जो होता है वो किसी भी कुंडली के लिए बड़ा आवश्यक होता है। और आप जब कभी भी कुंडली अध्ययन करते हो तो सबसे पहले कोशिश करें कि उस कुंडली के पंचांग को समझें। जब तक आप उस व्यक्ति के जन्म के समय पे तिथि को नहीं समझेंगे, वारेश को नहीं समझेंगे, नक्षत्र के स्वामी को नहीं समझेंगे, नक्षत्र के स्वामी देवता को नहीं समझेंगे, योग और कर्ण से प्रभावहीन रहेंगे या उनके जाने बिना अगर कुंडली का फलादेश करेंगे तो कई बार ये गड़बड़ हो जाता है। जन्म हुआ जातक का कार्तिक माह में, ऐसे लोग, उनके दिमाग में कोई एक बात बस बैठ जाए, कार्तिक माह में जो लोग होते हैं उनके दिमाग में कोई एक बात अगर बैठ जाएगी ना, उनके दिमाग से वो बात निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये ऐसा कुछ असर होता है। कभी कभी इनमें हठ और जिद भी देखने को मिलता है। दक्षिणायन में चूंकि चंद्र सूर्य होते हैं कार्तिक माह में, इस वजह से जितने भी पापग्रह होंगे जैसे शनि, मंगल, राहु और केतु, ये सब ग्रह बलवान होंगे और इनके बलवान होने की स्थिति में जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हेमंत ऋतु में, हेमंत ऋतु सामान्यतः ये गुरु का ऋतु होता है, गुरु का प्रभाव होता है, इस वजह से व्यक्ति प्रेमी किस्म का होता है और हठ ही नहीं होता। कई बार बहुत सारे मामलों में हठ नहीं करता है। बुधवार को जन्मे हैं, वार का अधिपति बुध इस कुंडली के लिए पंचम के साथ साथ अष्टम भाव के स्वामी होकर दशम में बैठकर चतुर्थ को देख रहे हैं। चतुर्थेश बलवान है, पंचमेश दशम में, दशमेश धन में, धनेश चतुर्थ में, चतुर्थेश त्रिकोण में, मतलब यात्रा खत्म हो गई। अगर ये शुक्र भी कहीं और बैठे होते तो यात्रा चालू रहती, लेकिन यहाँ पे शुक्र ने गुरु को, चंद्रमा को, मंगल को और कई बार तो यहाँ बुध को भी लगभग बलवान बना दिया है, क्योंकि भाव के स्वामी जहाँ बैठे हैं, भाव के स्वामी बुध जहाँ बैठे हैं, वहाँ का स्वामी बुध जहाँ बैठा उसके ठीक पीछे स्वग्रही एक ग्रह शुक्र बैठे हैं। तो शुक्र अपने से चतुर्थ, अपने से अगले भाव का बल बढ़ाएंगे। तो इस हिसाब से, और यहाँ का बल बढ़ाएंगे ही साथ ही साथ ये सूर्य और बुध को भी बलवान बनाएंगे, तो दशम भाव को भी बलवान बनाएंगे और सूर्य और बुध को भी बलवान बनाएंगे, ऐसी स्थिति है। उसके बाद वारेश दशम स्थान में बैठ के पंचम के स्वामी होकर केंद्र में आ गए, ये बहुत अच्छी बात होती है, जो पिता के भी भाग्य को बलवान बना देता है। कृतिका नक्षत्र पे सूर्य देवता का या अग्नि देवता का असर होता है। ओम अग्नये नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। कपास की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए। व्यक्ति को सर्दी, जुकाम, बुखार वगैरह लगता है, नेत्रों से संबंधित समस्या और चमड़ी से संबंधित स्किन डिजीज भी कई बार होते देखा जाता है। परिध योग, बौकर्ण, वैश्यवर्ण और राक्षस गण। वैश्यवर्ण के कारण व्यक्ति में रजस तत्व का प्रभाव रहेगा। रजस तत्व के कारण व्यक्ति राजसिक सुखों की भांति या राजसिक खूब बढ़िया धन कमाने वाला और खूब धनवान बनने की कोशिश करने वाला, राजसिक गुणों के प्रभाव के कारण और राक्षस गण में जन्म लेने के कारण व्यक्ति में तमस तत्व का प्रभाव भी देखने को मिलता है, मतलब वो तामसिक वृत्ति वाली होती है या जातक होता है। दूसरा एक पक्ष ये भी रहेगा कि यहाँ सात्विकता की थोड़ी कमजोरी या कमी देखी जा सकती है, जबकि राक्षस गण के होने के कारण हिंसात्मक प्रवृत्ति, चटक पटक, गहरीला चटकीला रंग और उग्र स्वर, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होना, स्त्री के लिए लालायित रहना, इंद्रियों के सुख के पीछे भागना और कोई भी कार्य करना तो उसमें किसी फल की इच्छा रखना। जैसे भगवान ने गीता जी के 20वें श्लोक में, कौन सा अध्याय है, 9वां अध्याय, 9वें अध्याय के 20वें श्लोक में ये बात कही कि प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा चाहे किसी भी देवता की पूजा की जाती है, जब वो सकाम होकर के, सकाम संकल्प लेकर के कोई पूजा करता है तो वो ये सोचता है कि उसको किसी इंद्र आदि, अग्नि आदि, नवग्रहों की आदि भांति नवग्रहों के लिए वो कोई पूजा कर रहा है। पर वस्तुतः वो इस बीच में से अनभिज्ञ होता है, जानता नहीं है कि किसी भी देवता की पूजा मेरी ही पूजा होती है ना। क्या कहा, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, सर्वदेव नमस्कार गोविंद प्रतिगच्छति। तो सभी देवताओं को किया गया नमस्कार, गोविंद की शरणागति लेते हैं। जैसे समुद्र में ही सारी वर्षा की बूंदें शरणागति लेती हैं। लेकिन यहाँ पे बात क्या है कि व्यक्ति अंतर स्पष्ट करता है, अंतर में है, उसके दिमाग में भेद है देवताओं में,
है ना। उसके बाद रिश्तों में भेद है, और वो अपनी एनर्जी का जो एलोकेशन करता है वो बहुत अच्छे तरीके से समझता है कि मैं किसको कितना दे रहा हूं, तो मुझे किस काम पे कितना फोकस के साथ कितनी एनर्जी डालनी है, वो इसे पता होता है। और अंतर्भेद भी है, दिमाग में भेद बुद्धि है, जबकि वस्तुतः भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए, है ना। वो किसी को भी कुछ दे रहा है, किसी से भी किसी को भी वो कोई सहायता कर रहा है, तो उसमें वो अंतर स्पष्ट करता हुआ अपने आप को चल रहा है कि नहीं, ये मैंने इनको दिया, ये मैंने इनको दिया, ये उसका है, ये उसका है। अगर समान व्यवहार से देखें तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सबके लिए आपका भाव एक समान होना चाहिए। तो यहाँ पे ये बात है। राक्षसगण और वैश्य वर्ण के बारे में मैंने इतनी बात बता दी। अब पंचांग में सबसे अच्छी बात जो एक पक्ष और भी है जो आप लोगों को बता दूं कि वार के अधिपति अगर बलवान हो तो कुंडली को लगभग अच्छा कह दिया जाता है। और उसमें भी एक पक्ष और भी होगा कि चंद्रमा दिग्बली होकर के बैठे हैं, सूर्य के जस्ट सामने हैं। इसके दो परिणाम होंगे। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का ये चंद्रमा होगा, आमने सामने है। अब इसमें भी एक बात है कि शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा और ऊपर से दिग्बली, तो दोनों ही तरीके से जन्म कुंडली का जो छठा भाव है वो नौकरी पेशा में ले जाने वाला बना देता है। इसका दूसरा कारण होगा कि छठवें भाव के स्वामी चंद्रमा जो उच्च के हैं, दशम भाव के स्वामी बुध जो वृश्चिक राशि में बैठे हैं, चंद्रमा का संबंध एकादशवें भाव के स्वामी के साथ हो रहा है। तो ये कई बार अच्छे भी होंगे और कुछ बार नुकसान भी कराएंगे। तो पैसे अटकने का काम या लालच से युक्त होकर के कोई निर्णय लेना और बाद में उसमें पश्चाताप करना, धन हीन हो जाना या धन का नुकसान कर देना, बहुत बड़ा मोटा रकम धन का नुकसान हो जाए। यहाँ पे अष्टमेश अगर चतुर्थ में बैठे या चतुर्थ को देखें तो माता और पिता के लिए व्यक्ति कई बार शंकाओं का या कलह का या कई बार कष्ट का कारण बनता है, या कई बार माता को या पिता को बीच में दोनों के बीच में मतभेद का कारण बनता है। तो ये पंचांग की बात रही, इतनी सारी बातें। अब आइए यहां से आपकी कुंडली में ग्रहों के अंशों से आपका परिचय करा देता हूं। कुंभ लग्न की कुंडली के लिए सप्तम भाव के स्वामी होकर के सूर्य दशम स्थान में दिशा के बल से बलवान होकर मित्र की राशि में बैठे हैं, लेकिन तात्कालिक मैत्री में मित्रता का भाव नहीं है। इस वजह से वो कभी कभी शत्रुगत व्यवहार भी करेंगे। पर सामान्य बात है कि वो जिस राशि में बैठे हैं वो वृश्चिक राशि है, जहां अष्टम भाव के स्वामी भी बैठे हैं। पंचमेश और सप्तमेश का योग दशम स्थान में है, तो इसके काफी कुछ अच्छे परिणाम भी मिलेंगे, जैसे करियर में ज्ञान बल के मामले में, तर्क बल के मामले में, दार्शनिकता के मामले में, चिंतन के मामले में, नैतिकता के मामले में, व्यवहार कुशलता के मामले में। पर उसके कुछ नुकसान व्यवहारिक धरातल पर व्यक्ति के करियर में और माता पिता के साथ संबंधों में भी देखने को मिलेगा। दूसरा, गुरु से दृष्ट होने के कारण चरित्रवान होने का बल, न्यायप्रियता, यशस्विता, नैतिकता और कृतज्ञता, ये सारे दिव्य गुण जातक में समाहित होंगे। सूर्य वहां अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं, 7 अंश पे बैठे हैं। इस वजह से यहाँ पे बहुत सारे ग्रह जो होंगे वो लगभग, यहाँ पे सूर्य अमात्य कारक है, मतलब दूसरे नंबर पे ऐसे ग्रह जो डिग्री में ज़्यादा हैं। पहले नंबर पे हैं आपकी कुंडली में जो सर्वाधिक अंश के साथ है वो है मंगल, 10 अंश पर ही आत्मकारक ग्रह हो जाता है। अब जितने भी ग्रह हैं वो सब 10 अंश से नीचे हैं। पर बड़ी गहरी बात होगी इसमें, इस कुंडली को समझना कि कितने ग्रहों के पास डिग्री का बल है। तो सूर्य के पास डिग्री का बल है, चंद्रमा जन्म कुंडली में डिग्री के बल से कमजोर लेकिन दिशा के बल से और पक्ष के बल से बलवान, लग्न से केंद्र में गुरु के साथ। तो ये यहाँ पर उनकी दृष्टि का बल जरूर कमजोर है, लेकिन भाव का बल और जो बाकी सारे पक्ष के बल से बलवान होने के कारण चतुर्थ भाव का तो देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठ करके वो संपूर्ण फल करेंगे ही करेंगे। इसका अर्थ होगा कि जातक का हृदय पटल और मानसिक शांति और साथ ही साथ जो संपूर्ण संसार का सुख होता है वो, ये सब तो चंद्रमा दे देंगे। मंगल 10 अंश पे बैठे हैं, जन्म कुंडली का दशमेश ही आत्मकारक है। नवांश चक्र में वो तुला राशि में बैठ रहे हैं, जहां बैठे हैं उसका स्वामी परिवर्तन भी कर रहा है। अब यहाँ पे एक सिद्धांत बड़ा अच्छा लागू होगा कि आत्मकारक के साथ अगर कोई भी ग्रह परिवर्तन करता हो या किसी भी प्रकार के संबंध में जाता हो तो वो स्वयं भी बहुत उत्तम पक्षों का निर्धारक या निर्माण करता हो जाता है। इसका अर्थ होगा कि जन्म कुंडली के जो आत्मकारक ग्रह थे लग्न कुंडली में, वो नवांश चक्र में परिवर्तन करने के कारण परोक्ष और प्रत्यक्ष दोनों ही स्वरूपों में जातक को लाभ देंगे।
बुद्धदेव जन्म कुंडली में 3 अंश पे बैठे हैं, यहां वो दशम स्थान का फल जरूर करेंगे, पर चतुर्थ स्थान पे दृष्टि का बल बिल्कुल ही ना के बराबर रहेगा। मतलब दशम स्थान में सूर्य बुद्ध का बुद्धादित्य योग और गुरु बुद्ध का जो न्यायिक योग होता है, ये भी बहुत अच्छा होगा। यानी कि चरित्र योग, ज्ञान योग, धर्म योग, कृतज्ञता का जो योग बनेगा वो बहुत अच्छा होगा। आत्मकारक ग्रह किसी भी ग्रह से दृष्ट नहीं है, आत्मकारक ग्रह किसी को देख भी नहीं रहा है। अभी मैंने कल ही परसों अपने मेन चैनल पे इस विषय पे कार्यक्रम बनाया है, कल ही बनाया है कि आत्मकारक ग्रह अगर जिस भी ग्रह को देखे उसको बलवान बनाता है। आत्मकारक ग्रह की राशि में तो जरा विचार करिए, तो आत्मकारक ग्रह की राशि में ही शुक्र बैठे हैं, तो यहाँ पे शुक्र भी महत्वपूर्ण ग्रह बन जाएंगे, जातक के लिए फायदे वाले। और एक आत्मकारक ग्रह की राशि बनी है एकादशवें भाव में, जहां पे कोई ग्रह नहीं बैठा है, पर फिर भी आत्मकारक ग्रह की राशि में शुक्र और मंगल का जो आपस में परिवर्तन हो रहा है, ये जातक के पक्ष में बहुत मजबूत और मधुर निर्णय करेगा। तो बुध यहाँ पे ये हो गए। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में 7 अंश पे बैठे हैं, वक्री हैं, इस वजह से इनका काफी कुछ परिणाम तीसरे भाव की तरफ से आएगा। इसका अर्थ होगा कि जातकों को कहीं ना कहीं सुख तो मिलेगा, लेकिन भाग्य में संघर्ष के योग भी बनेंगे। और एक बात और होगी कि ये सिर्फ चतुर्थ स्थान में बैठे हैं, पर इनका बहुत सारा फल तृतीय भाव के मिलने के कारण जातक अपने भाई बहन सगे संबंधियों से कई बार सुख प्राप्त करने वाला भी होगा और सकारात्मक मेहनत करने वाला भी होगा। तो ये मैंने देवगुरु बृहस्पति की बारे में की है कि चतुर्थ स्थान में वो बैठे हैं, डिग्री के हिसाब से वक्री हैं, कमजोर भी हैं, तो काफी हद तक उनका जो परिणाम मिलेगा वो 100% नहीं मिलेगा। दृष्टि का बल जरूर काम करेगा, जो व्यक्ति के तत्व को समझने में, धर्म दर्शन को समझने में और व्यवहारिकता को समझने में, सामाजिक होने में, समाज से अपने आप को बांधने में और व्यय को नियंत्रित करने में जरूर थोड़े बहुत लाभ मिल जाएंगे। शुक्रदेव जन्म कुंडली में 6 अंश पे बैठे हैं, तीसरे भाव पर इनकी दृष्टि जाएगी और वहां वो अपनी राशि के बैठे हैं, तो काफी कुछ अच्छा परिणाम देंगे। अपनी दशा काल में वो ग्रह जातक को धनवान तो बना ही देगा, भाग्य और धर्म का योग जीवन में बना रहेगा। जन्म कुंडली का योग कारक ग्रह अगर बलवान हो तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन चतुर्थ स्थान नवम स्थान में बैठे हैं, नवम का कारक चतुर्थ में बैठा मंगल से दृष्ट हैं, जो दशम भाव के स्वामी हैं। तो दशम स्थान के स्वामी मंगल ने चतुर्थ स्थान के स्वामी शुक्र को देखा है, नवमेश को देखा है, तो ये धर्म कर्म योग भी बनेगा। तो व्यक्ति के जीवन में धर्म है और कर्म भी है जो धार्मिक है। गलत जगह से धन नहीं कमाना, बुद्धिमानी के साथ धन कमाना, चरित्रवान होकर के धन कमाना, है ना। शनिदेव जन्म कुंडली में 7 अंश पे बैठे हैं, लग्न का मान 29 अंश का था, लग्न का मान 29 अंश का है, इस वजह से यहाँ पर निर्णयों में कभी कभी व्यक्ति को गड़बड़ी भी होते देखी जाएगी, मतलब निर्णय लेने में सावधान होना होगा। शनिदेव का बल लग्न पे काम करेगा, जो आयु देगा, संपन्नता देगी। पंचम भाव पर उनकी दृष्टि व्यक्ति को संतान पक्ष में कभी कभी कमजोरी, क्योंकि मंगल भी वहां देखेंगे, तो इस हिसाब से राहु का भी प्रभाव है। तो पंचम भाव पे शनि और मंगल राहु का प्रभाव जब होगा तो व्यक्ति को अनुभव मिलेगा, यश मान पद प्रतिष्ठा, संतान, क्रिएटिविटी और जो प्रेम है उसमें कभी कभी व्यक्ति को दो राह पर जाकर के खड़ा होना पड़ता है। मतलब आप कई बार प्रेम दे रहे होते हैं, पर जो सुख संपूर्ण मिलना चाहिए उसमें कई बार गड़बड़ी आती है, या व्यक्ति के पराक्रम का संपूर्ण परिणाम उसको बहुत मेहनत करा करके मिलता है। पेट का पक्ष कमजोर होता है, पाचन तंत्र गड़बड़ होता है, बुद्धि कभी कभी कलुषित, कठोर, जिद्दी, हठी और अत्यंत कई बार कुतर्क करने वाला, विवेक को कमजोर कर देने वाला, या कई बार ऐसा व्यवहार करना जिससे सामने वाला प्रभावित बिल्कुल भी ना हो। राहु जन्म कुंडली में 16 अंश पे बैठे हैं, युवावस्था के हैं, इनका प्रभाव संपूर्णतया बहुत अच्छा होगा, क्योंकि दशम स्थान के अधिपति या दशम स्थान से केंद्र में है। जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति शनि उन्हें देख रहा है। नवांश चक्र में भी राहु जो बैठे हैं वो दशम स्थान में तटस्थ होकर के बैठ रहे हैं भाव के स्वामी के साथ, यहाँ पर भाव के स्वामी से दृष्ट हैं। नवमांश चक्र के बाद दशमांशा चक्र में मूल त्रिकोणस्थ होकर के मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, और जहाँ बैठे हैं उसका स्वामी चंद्रमा चतुर्थ स्थान में बैठा है। चतुर्थ स्थान के स्वामी स्वग्रही, चतुर्थ स्थान के स्वामी द्वितीय भाव में, यहाँ पे चतुर्थ स्थान के स्वामी जो हैं वो चतुर्थ स्थान में, और एक बात और भी होगी कि नवम भाव का स्वामी चतुर्थ में। तो ये माता और पिता को लेकर के व्यक्ति काफी सजग होता है, और जितना उसे मिला होता है उससे कई गुना ज्यादा माता और पिता को सुख भी देता है। तो ये आपकी कुंडली में डिग्री के हिसाब से ग्रहों की दृष्टि के बारे में मैंने चर्चा की। अब नक्षत्र पे बात कर लेता हूं। तो सबसे पहले बात करेंगे, सूर्य अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं
और इस हिसाब से बैठ करके व्यक्ति को उसके जीवन में अपनी दशाओं में अनुशासन का पाठ पढ़ाएंगे, व्यक्ति को अनुशासित रखेंगे और उसका लक्ष्य स्पष्ट करते चलेंगे, आत्मविश्वास की कमजोरी नहीं होने देंगे और व्यक्ति का काम सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित होने के लिए बनाएंगे। चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में है, सूर्य का प्रभाव है, तो कई बार ये यशस्वी तो बनाएंगे, पर कई बार व्यक्ति युक्ति संगत बात नहीं करे या अपने एनर्जी का गलत तरीके से इस्तेमाल करे। मन बिल्कुल स्पष्ट है, पार बाहर के लोग आपको फिर भी समझ नहीं पाते, ऐसी भी बातें होंगी। पर यहाँ पे दाम्पत्य को लेकर के कोई मतभेद नहीं है, कम्युनिकेशन को लेकर के कोई मतभेद नहीं है, चरित्र को लेकर के कोई दोष नहीं है, विश्वास को लेकर के इस कुंडली में कोई परेशानी नहीं है। चंद्रमा अपनी दशा काल में व्यक्ति को स्पष्टता से सभी चीजों को समझने में मदद करेंगे, जबकि मंगल उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बैठ करके और मंगल और शनि दोनों के संबंध पंचम भाव से बन रहे हैं, राहु का भी बन रहा है। इस वजह से वहां पे मंगल बैठ करके कभी कभी व्यक्ति को धन कमाने में बहुत ज्यादा एग्रेशन देंगे, महत्वाकांक्षी बनाएंगे, कठोर और कड़वा बोलने वाला, मांसाहार या कई बार कुछ उटपटांग चीजों के लत में आ जाने वाला, गलत निर्णय लेकर के अपने जीवन को दूसरों के लिए उदाहरण बना देने वाला, ऐसी चीजें होती हैं। बुद्धदेव जन्म कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं वहां पे वो आपको ज्ञानी, तार्किक और बुद्धिमान बना रहे हैं, साथ ही साथ बड़ा अच्छा न्यायिक और विषयों को समझने वाला बना देते हैं, न्याय करने वाला। देवगुरु बृहस्पति एनर्जेटिक, अच्छी सोच, अच्छे विचार, गंभीर चिंतन, चरित्रवान और व्यक्ति का काम सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ाने वाले बन रहे हैं। शुक्रदेव जन्म कुंडली में आपको कई बार वो आपके भाग्य के लाभ को, धर्म को, आपके बल पर समाज का कई घर चले, बड़े कंपनी का मालिक, महारत हासिल करने वाला, ऊंची शिक्षा, बैंकिंग, एमबीए, फाइनेंस से सेक्टर में काम करने वाला और फैशन को समझने वाला, कलाओं को समझने वाला, रुचिकर बातें करने वाला और अच्छा तर्कशील व्यक्ति मनस्वी होता है। शुक्र के बाद शनिदेव की बात करते हैं। मूल नक्षत्र में आपको धर्म और शास्त्र की समझ, न्याय प्रियता और अच्छी आयु का मालिक बना देने वाले हैं। राहुदेव आपको बहुत सारा काम करने वाला बना रहे हैं। कभी आप बहुत सारा काम करते हैं, जैसे कभी उदाहरण में कि कभी लेखक बन रहे हैं, कभी आप पत्रकार बन रहे हैं, कभी आप आईटी में काम करने वाले बन रहे हैं, कभी आप बैंकिंग में हैं, कभी फाइनेंस में हैं, कभी राजनीति, कभी कला। तो हर एक क्षेत्र का जो ज्ञान है वो राहुदेव देते नजर आ रहे हैं। सप्तम भाव को लेकर के जो आपके दिमाग में कोई भी गलत फहमी बनी हुई होगी उसको दूर करिए, क्योंकि सप्तमेश गुरु से दृष्ट है, गुरु से केंद्र में, लग्न से केंद्र में, दिग्बली है। नवांश चक्र में भी यहाँ पे सप्तम भाव के स्वामी जो बैठे हैं वो सप्तम से केंद्र में बैठे हैं। सप्तम के स्वामी सप्तम से केंद्र में, सप्तम के स्वामी जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में, पर जहाँ बैठे हैं वहाँ का स्वामी स्वग्रही है। इस वजह से इसी को यहाँ भी पंचम भाव बलवान है, यहाँ पे पंचम और परिवर्तन हो जा रहा है, यहाँ पे भी पंचम भाव के स्वामी बलवान होके बैठे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है जिससे पंचम भाव या सप्तम भाव परेशान हो, इतनी बात है। व्यक्तित्व पे हमें काम करने की आवश्यकता है, जल्दबाजीपन से रुकना होगा। धन इस कुंडली में निश्चित रूप से बहुत ज्यादा है। पराक्रम भी, ये कुंडली पराक्रम से धन कमाएगी, इष्ट मित्रों के सहयोग से धन कमाएगी और संपत्ति भी अपने पीछे छोड़ेगी। मन शांत है इस कुंडली का, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस कुंडली का पेट पक्ष कमजोर है। नौकरी और व्यापार में नौकरी पहले नंबर पे, क्योंकि चतुर्थ भाव में ही छठवें भाव के स्वामी उच्च के होकर के दशम स्थान को देख रहे हैं, दशमें द्वितीय भाव में, तो व्यक्ति और चंद्रमा भी बलवान थे। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में सरकारी क्षेत्रों से या कई बार पिता के कारोबार को आगे बढ़ाकर धन कमाने का योग बनेगा। नौकरी और व्यापार में नौकरी ज्यादा, दूसरे नंबर पे व्यापार है। आप साइड बिजनेस कर सकते हैं, लकड़ी से संबंधित और फर्नीचर से संबंधित। कई बार तो व्यक्ति दूध, दही, जमीन की खरीद बिक्री आदि से भी काम कर सकता है। उसके बाद कंसंट्रेशन इस कुंडली का बहुत अच्छा है, पराक्रम करना होगा और भाग्य को भी बलवान बनाने के लिए देवी मैया की नित्य पूजा करनी चाहिए। देवी दुर्गा जी का देवी कवच का पाठ नित्य करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ दुर्गा पूजा में जरूर ब्राह्मण से कराना चाहिए। इसके साथ साथ ओम अग्नये नमः, मैंने कहा है, इस मंत्र का जप नियमित रूप से 108 बार करना चाहिए। सामाजिकता अपने आप को और भी ज्यादा प्रस्तुत करानी होगी, समाज में प्रस्तुत हों, लोगों से मिलें, लोगों से बातें करें, मित्र बनाएं तो अच्छी बात है, पर कोशिश करें कि फोन से मिलने से ज्यादा असर होगा कि आप उनसे जाकर के डायरेक्ट सामने पर्सनल मिलने पे विश्वास करें, क्योंकि चतुर्थ भाव पे अंक की कमी के कारण व्यक्ति तर्क के बल पर ही खाली उनसे संबंध बनाता रहता है, बाकी उनसे ऐसे मिलता नहीं है।
और सामाजिक प्रतिष्ठा इस कुंडली में बहुत अच्छी है। कोई लंबी बीमारी का खतरा इस कुंडली में थोड़ा बहुत जरूर दिखाई देगा शनि के कारण और मंगल के कारण, और अष्टमेश के ऊपर सूर्य का प्रभाव है, सप्तमेश है, केतु के प्रभाव में है। इस वजह से मैं ये बात कहूंगा अपने शरीर में स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखना चाहिए, विशेषतया गुह्य क्षेत्र का, नाभि के क्षेत्र का। व्यय है, संतुलित है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर ऋण लेना देना बहुत सावधानी से, किसी को भी धन देना हो बहुत सावधानी से करें। पार्टनरशिप में जाने से बचें। पत्नी के साथ व्यापार कर सकते हैं, पत्नी के कारोबार को थोड़ा सपोर्ट किया जा सकता है और प्रेम को और भी ज्यादा प्रदर्शित किया जा सकता है। दाम्पत्य टूटने का कोई योग नहीं है। तुला राशि, तुला लग्न और के जातक, और उसके बाद विवाह वगैरह में थोड़ी बहुत विलंब, वही द्वितीय भाव से ही विलंब का योग देखा जाता है, द्वितीय भाव से ही विवाह के रिश्ते आते हैं। तो जन्म कुंडली में शनि और मंगल के कारण कई बार विवाह विलंब से होता है, या द्वितीय भाव पे जब मंगल, जैसे मैंने पूर्व में कहा था कि मंगल जब द्वितीय भाव में हो जाते हैं तो वो नष्ट प्राय हो जाते हैं, तो कई बार व्यक्ति का विवाह विलंब से होता है, या होने के बाद भी खतरा उस पर मंडराता रहता है, या कई बार पसंद ही ना आए, विलंब बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये भी बात होती है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो जैसे चतुर्थ स्थान में मंगल बैठ गए, उनके ठीक पीछे सूर्य केतु बैठ गए, तो एक बात ये कमज़ोर है। उसके बाद गुरु राहु जो बैठे हैं ये भी काफ़ी नज़दीक हैं, तो यहाँ पे भी गड़बड़ी हो जाती है। मिथुन राशि का लग्न बना है, जो लग्न कुंडली के पंचम भाव के स्वामी है। दाम्पत्य के बाद प्रेम तो दिखेगा क्योंकि बुध शत्रुग्रस्त हो रहे हैं, और द्वितीय भाव के स्वामी नवम में बैठ रहे हैं। नवम भाव के स्वामी जन्म कुंडली के लग्न में बैठ रहे हैं, लग्न के स्वामी द्वितीय में, तो धन तो है, पर कहीं ना कहीं कुछ ग्रह जो हैं वो इधर उधर भटक भी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा आ गए, मंगल पंचम भाव में आ गए, और सूर्य राहु केतु, गुरु राहु केतु के संपर्क में आ गए। इस वजह से व्यक्ति का जो ज्ञान बल होता है वो विवाह का मुंह ताकता रहता है। दशमांसा चक्र में लग्न कुंडली के दशम स्थान के स्वामी यहाँ के लग्नेश बन गए। लग्नेश चतुर्थ स्थान में चंद्रमा और शनि के संपर्क में, तो व्यक्ति अपने कारोबार से संतुष्ट है, खुश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एकादशवें भाव में सूर्य, सप्तमें दशमेश होकर के, दशमें से एकादशवें में, एकादशेश दशम में, ये परिवर्तन बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे परिवर्तन भी बहुत अच्छा है। शुक्र धन भाव में 12वें भाव के स्वामी होकर के, और द्वितीय भाव के स्वामी स्वग्रही, मतलब कुल मिलाकर के दशमांसा चक्र बहुत ही अच्छा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे सप्तम भाव के स्वामी जो शुक्र हैं वो द्वितीय भाव में है, और द्वितीय जन्म कुंडली में स्वग्रही। लग्नेश चतुर्थ स्थान में चंद्रमा के साथ बैठे हैं, जो भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो इस हिसाब से शनि और मंगल का संबंध भी बन रहा है, तो ये कमजोर नहीं होगा, क्योंकि भाग्येश और लग्नेश का संबंध चतुर्थ स्थान से, तो चंद्रमा, मंगल और शनि की दशा बहुत अच्छी जाएगी कारोबार के लिए। अब मैं चंद्रमा से विभिन्न ग्रहों का संबंध बता देता हूं कि किस तरीके का वो फल कर रहे हैं या कर सकते हैं अपनी दशाओं में। अगर बात चंद्रमा से करते हैं तो चंद्रमा से लग्न से चंद्रमा का केंद्र में होना यशस्विता का वर देता है। चंद्रमा के साथ गुरु का होना ये भी व्यक्ति को बहुत महान जातक बना देते हैं। चंद्रमा से चतुर्थ स्थान में केतु माता को रोगी बनाते हैं, पिता के पक्ष से परेशानी देते हैं। उसके बाद चंद्रमा से छठवें घर के जो शुक्र हैं वो व्यक्ति को प्रतियोगिता और बहुत सॉफ्ट नेचर का बना देते हैं, प्रतियोगिता करने वाला ये भी कहेंगे, और प्रतियोगिता प्राप्त करके नौकरी को प्राप्त करना, ये भी बात होती है। उसके बाद चंद्रमा से सप्तम भाव के जो बुध हैं वो निर्णय लेने में परेशानी देते हैं, चयन करने में व्यक्ति को गड़बड़ी होती है, वो चयनित नहीं कर पाता है। लोगों में से बहुत सारी जहाँ पे चीजें ऑप्शन के तौर पर मिल जाती है वहां पे व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि किसका चयन किया जाए। वही हाल चंद्रमा से सूर्य का युक्ति पूर्वक बात न करना, या कई बार धन मान प्रतिष्ठा का सही इस्तेमाल कई बार व्यक्ति नहीं कर पाता है। चंद्रमा से 8वें घर के जो शनि है वो व्यक्ति को कई बार एक ऐसी समस्या दे देते हैं जो जीवन भर उसका पीछा नहीं छोड़ती है। चंद्रमा से एकादशवें दशम घर में राहु बैठे हैं, वो व्यक्ति को प्रभावशाली व्यक्तित्व का बनाते हैं, और व्यक्ति को कई बार तो बहुत उम्र के अंतिम पड़ाव में जाकर के उसे सुखी बना देते हैं, भाग्योदय कराते हैं। चंद्रमा से एकादशवें घर के मंगल प्रतिष्ठित बनाते हैं, लेकिन कई बार व्यक्ति के दाम्पत्य के प्रभावों को कमजोर भी करते हैं, ये भी बात है। अब यहाँ से मैं किस दशा काल में आपको ज्यादा सावधान होना होगा, तो स्वास्थ्य के मामले में आपको सावधान होना होगा। शुक्र और शनि की दशा में हमें स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, राहु और केतु की दशा में भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। बाकी गुरु सूर्य मंगल बुध और चंद्रमा की दशा में स्वास्थ्य से संबंधित ऐसी कोई समस्या नहीं है। आयु बहुत अच्छी होगी क्योंकि शनि लग्न को देख रहे हैं और राहु लग्न में बैठे। भवन भूमि वाहन से संबंधित निर्णय होगा बुध चंद्रमा शुक्र और गुरु की दशा में बहुत अच्छा है। सूर्य शनि राहु और केतु की दशा में, और साथ ही साथ ये जो दशाएं होंगी वो कई बार भवन भूमि वाहन से संबंधित नुकसान करा सकती हैं। भाग्य का बल गुरु चंद्रमा सूर्य शुक्र शनि और राहु, ये सब भाग्य के बल को बढ़ाने वाले होंगे, जबकि संतान पक्ष में मंगल चंद्रमा शुक्र गुरु
शनि, बुध और सूर्य लगभग सारे पक्ष अच्छे दिखाई दे रहे हैं। पर पंचम भाव में सप्तमांसा चक्र में अकेले सूर्य गुरु बैठ रहे हैं सप्तमांसा चक्र में, इस वजह से कई बार वो थोड़ा चिंता देते हैं और बहुत प्रकट चिंता देते हैं। इतनी बात है। होरा चक्र के आधार पर शुक्र और शनि अपनी दशा काल में कभी कभी इरिटेशन के साथ परेशान करेंगे, क्योंकि कुंभ लग्न की कुंडली है, लग्न जन्म कुंडली के लाभ में बैठे हैं, होरा चक्र में वो सूर्य के होरा को प्राप्त कर रहे हैं, इस वजह से कई बार चिंता देंगे। बाकी इसके अतिरिक्त राहु, केतु, बुध, चंद्रमा, गुरु, सूर्य और मंगल ये आपके जीवन में समरसता का माहौल, सावधानी, सतर्कता और प्रॉस्पेरिटी देंगे। चलित चक्र के आधार पर अगर मैं बात कर दूं तो यहाँ पे समझना होगा गुरु और लगभग सारे ग्रह आगे पीछे भटक रहे हैं, क्योंकि मंगल राहु के साथ लग्न में आ रहे हैं और वो कई बार व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक बना रहे हैं। गुरु और चंद्रमा व्यक्ति की कुंडली में भाग्यशाली बना रहे हैं और केतु राहु का तो कोई संबंध बदल नहीं रहा है। शुक्र जन्म कुंडली में अष्टम भाव की यात्रा कर रहे हैं, जहां व्यक्ति का कंसंट्रेशन बहुत अच्छा बन रहा है। सूर्य और बुध नवम भाव में आकर के व्यक्ति के व्यापार को और उसके दिलचस्पी को, धर्म में दिलचस्पी को बढ़ा रहे हैं। शनि जो हैं वो आपको अनुशासित कर रहे हैं। तो चलित चक्र के आधार पर कुछ इस तरीके से परिणाम मिलता दिख रहा है। इतनी सारी बातें। ग्रह के डिग्री के हिसाब से परसेंटेज की अगर बात करते हैं तो सूर्य वृद्ध हो रहे हैं, इस वजह से हमें उनको बलवान बनाना होगा नित्य अर्घ दे करके। चंद्रमा को बलवान बनाना होगा पूर्णिमा का व्रत करके। मंगल को बलवान बनाना होगा पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करके। बुध को बलवान बनाना होगा गणेश जी की पूजा करके और दूर्वा अर्पित करके। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में बलवान होंगे ब्राह्मणों के आदर से, गायों की सेवा से, ग्रंथों के दान से। शुक्रदेव को बलवान बनाने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन और माता पिता का आदर, साथ ही साथ घर की सफाई स्वयं से करें। शुक्रदेव के बाद अगर शनिदेव की बात करते हैं तो आपकी कुंडली में 50% का परिणाम कर रहे हैं, जो आपसे ये चाह रहे हैं कि आप पराक्रम करें पर परिणाम की चिंता न करें। राहु और केतु 100% अपना संपूर्णतया अच्छा फल करेंगे। उनकी दशा काल आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर परिणाम करने वाली साबित होगी। अब कुछ कुंडली में और भी बात बता दूं, जैसे इस कुंडली के लिए अंक 9 बहुत अच्छा रहेगा और वृष राशि वृष लग्न की जातिकाओं से विवाह बहुत अच्छा है। दशम स्थान सूर्य बुध के कारण लगभग अच्छा है, उसका बल शुक्र बढ़ा रहे हैं। शनिदेव लग्नेश होकर लग्न को देख रहे हैं। अब एक एक ग्रह को समझते हैं। तो सबसे पहले सूर्य वृश्चिक राशि में, नवांश कुंडली में वो कन्या राशि में, अपनी दशा काल में वो व्यक्ति के एक्सपेक्टेशन को बढ़ाएंगे। चंद्रमा वृष राशि में, नवांश में कुंभ राशि में धन संपदा को बढ़ाएंगे। मंगल मीन राशि में, नवांश चक्र में तुला राशि में रोग बढ़ा सकते हैं, शोक बढ़ा सकते हैं, एक्सीडेंटल कई बार चोट चपेट की घटनाएं दे सकते हैं। बुध वृश्चिक राशि में, नवांश चक्र में वो बुध कर्क राशि में जा रहे हैं, इस वजह से अपनी दशा काल में वो प्रतिष्ठा और भाग्य का लाभ बढ़ा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में, नवांश में मीन राशि में लाभ, समस्या को समझने की शक्ति और पराक्रम का परिणाम। शुक्रदेव तुला राशि में, नवांश में वृश्चिक राशि में धन देंगे। शनिदेव धनु राशि में, नवांश चक्र में मिथुन राशि में जा रहे हैं, व्यापार की वृद्धि देंगे और समस्या को समझने का बल देंगे। आत्मकारक ग्रह मंगल है, उनकी दृष्टि पंचम भाव पे लगभग अच्छाई को, जबकि अष्टम भाव पे कन्या राशि पे सामान्यतया व्यक्ति को शिक्षकीय योगों से युक्त रखेगी और 8वीं दृष्टि शुक्र पे कभी कभी नेत्र की परेशानी दे सकती है। सैनिक सेवा में भी कई बार व्यक्ति को जाते हुए देखा जाता है, यह भी बात बनती है। इतनी सारी चीजें बन रही हैं। दिन आपकी कुंडली के हिसाब से बुधवार और शुक्रवार का बहुत अच्छा रहेगा। अंक आपकी कुंडली के लिए मैंने 9 बताया है और 3 बताया है। राशियां मिथुन और तुला की बहुत अच्छी रहेंगी। नक्षत्र कृत्तिका में दान करना चाहिए। उत्तरा भाद्रपद, अनुराधा, उसके बाद पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी और ये नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए अच्छे रहेंगे। दिन शुक्रवार और बुधवार का बहुत अच्छा रहेगा। आगे गुरु की दशा आने वाली है। आपकी कुंडली में गुरु लगभग परिणाम देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर जीवन पर्यंत आप कुछ पहनना चाहते हैं तो शुक्र का रत्न ओपल या सफेद पुखराज हमेशा धारण कर सकते हैं। शुक्र की दशा में थोड़ा व्यय होगा, जबकि गुरु की महादशा में चंद्रमा, गुरु की दशा में मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र ये सब अच्छे रहेंगे। अंतर में गुरु की महादशा में शनि थोड़े बहुत कमजोर करेंगे, गुरु की महादशा में राहु भी कमजोर कर सकते हैं। जबकि जब गुरु में राहु आएंगे 2040 में, तब आपको लाजवर्त पहनना होगा उस समय से लेकर शनि की महादशा तक। शनि की महादशा में आय बढ़ेगी,
एकाकीपन होगा, कई बार हड्डियों का रोग होगा और घुटनों का दर्द परेशान करेगा। कमर दर्द भी शनि की दशा में परेशान करेगा। व्यक्ति के रिश्तेदार उस समय तक लगभग छूट चुके होंगे, अकेलेपन में व्यक्ति को रहना पड़ता है, ये भी बात होती है। पंचम भाव पे शनि मंगल के प्रभाव के कारण प्रेम कम मिलता है या व्यक्ति के विवाह में विलंब देखा जाता है। क्लियर है? बजरंगबली की पूजा, त्रिपिंडी श्राद्ध वगैरह भी इस कुंडली के लिए किया जाए तो बड़ा लाभ करेगा। कुछ इसी तरीके से आज के इस कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार नई कुंडली के साथ उपस्थित होंगे। बहुत बहुत नमस्कार।